Hello, friends. Good morning, good afternoon, good evening. I welcome you again in our video series lecture and welcome to my channel. Today we are going to discuss chapter number 17 and of class 10 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट that is existing, that is prevailing in our country India. देखो, जब से हमारा जो देश है आज़ाद हुआ ना, तब से लेकर आज तक बहुत सारे चैलेंजेस हमारी कंट्री ने जो है वो फेस किए हैं. और जब हम बात करें द वेरी इमीडिएटली when our country got independence from the clutches of the Britishers, at that time our country had to face so many adversities, so many challenges were there against our government, and people of the country had so many trivialities and the problems. ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और उन प्रॉब्लम से हमें बाहर आना था. सबसे पहली जो चीज़ थी ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब तो उस वक्त था रिहेबिलिटेशन ऑफ द रेफ्यूजीज़. जो लोग पाकिस्तान की साइड से यहाँ इंडिया में आए, तो सबसे पहले जो है उनके लिए रिहेबिलिटेशन का काम करना. और बहुत सारे चैलेंजेस थे उसमें थे कि जितने भी आर्टिशंस थे, जितने भी फार्मर्स थे, ठीक है, वो फार्मर्स ने अपनी ज़मीनों को खो दिया था. बहुत सारे आर्टिशंस थे, उन आर्टिशंस ने भी अपना जो ट्रेडिशनल बिज़नेस था, ट्रेडिशनल जो क्राफ्टमैनशिप थी और जो उनका बिज़नेस था, वो बिल्कुल रुइन हो चुका था, बिल्कुल बंद हो चुका था. फार्मर ने अपनी ज़मीनों को खो दिया था और वो नहीं चाहते थे कि अब वो किसी भी तरह से वापस से फार्मिंग में जाएं. ठीक है, बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ थी, जो होम इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी. तो देयर वाज द अक्यूट रुइनेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, राइट. ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस जो इंडिया में आए, उससे पहले इंडिया वॉज कंसिडर्ड एज द गोल्डन बर्ड. ठीक है, और इंडिया वॉज एक्चुअली द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. लोग आते थे इंडिया में ट्रेड करने. तो हम समझ सकते हैं कि उस वक्त की जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कितनी कंसोलिडेटेड रही होगी, कितनी मजबूत रही होगी. और जब से यूरोपियंस ने जो है आना शुरू किया और जब से उन्होंने प्लंडर करना शुरू किया, व्हेन दे स्टार्टेड प्लंडरिंग द इंडियन इकोनॉमी, है ना. और जब हम कहते हैं कि भाई इंडियन करेंसी या फिर इंडियन वेल्थ को जब से लूटना शुरू कर दिया, तब से इंडियन इकोनॉमी की हालत है बहुत ही बुरी हो गई थी, बहुत बुरी. ठीक है, उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था unemployment, and this unemployment was actually caused by the European and by the Britishers especially, and due to their biased policies, due to their biased economic policies and the rules which were made by them in order to loot the Indian economy. ठीक है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसने बहुत सारे और प्रॉब्लम्स भी खड़े कर दिए, जिसमें था पॉवर्टी. अब पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ सीधा कनेक्शन है प्राइस राइज़ का. प्राइस राइज, बहुत सी चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गई थी. ठीक है, और जब ये पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज होता है ना, उसके साथ बहुत सारे और भी जो क्राइम हैं वो जुड़ जाते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई ब्लैक मनी है. ठीक है, उसके बाद है स्टारवेशन, उसके बाद है करप्शन, राइट, एंड मैनी अदर सोशल इविल्स दैट एंटर्स, राइट. बहुत सारे और अलग अलग तरह के जो क्राइम है वो क्राइम आ जाते हैं सोसाइटी के अंदर. जब सोसाइटी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पॉवर्टी होती है, तो हम ओवरऑल कैसा कह सकते हैं कि हर तरह की परेशानियों का जो रीज़न है ना, द मेन कॉज is only the poverty and unemployment. This poverty and unemployment actually causes all the other problems
इन द सोसाइटी, इन एनी फॉर्म ऑफ सोसाइटी, चाहे आप वो इंडिया में रहो या फिर चाहे आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहो, ठीक है। आपको क्राइम तभी देखने को मिलेगा कि जब वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा या फिर पॉवर्टी होगा, ठीक है। आपको वायलेंस तभी देखने को मिलेगा, वायलेंस इन द सेंस टेररिज्म, ठीक है, इन द सेंस रिबेलियन, है ना, इंसर्जेंसी, राइट। तो हर तरह की चीज़, नेक्सलिज्म, ये जो नेक्सलिज्म चल रहा है वो भी क्या है, ये एक तरह का हम कहते हैं ना कि भाई अनरेस्ट है, अनरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्टर्न स्टेट पीपल हु आर लिविंग इन द ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। वो इस साइड पे रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, ठीक है, नागालैंड है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो नक्सलिस्ट एक्टिविटीज़ में क्यों इन्वॉल्व हैं? बिकॉज दे आर हैविंग द डिससेटिस्फैक्शन टूवर्ड्स द अथॉरिटी, टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, बिकॉज देयर डेवलपमेंट वॉज वी कैन से kept aside or deprived. They always remain deprived from accessing the basic facilities. उनको जो है अटेंशन दिया ही नहीं गया, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसीलिए वो अनरेस्ट हैं और इसीलिए ये सब एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है। तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दीज आर द टू द जायंट साइज इविल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो इसके बारे में हम जो है इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉवर्टी के बारे में कि व्हाट इज़ पॉवर्टी, राइट। अब देखो, अ लार्ज नंबर, तो देखो बेटा कि पॉवर्टी जो है, व्हाट इज़ कॉल्ड एक्चुअली पॉवर्टी, तो पॉवर्टी इज़ एक्चुअली द स्टेट और अ कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल और अ कम्युनिटी, individual or a community or a group of people, they are lacking, they are what, they are lacking the basic necessities and they are actually lacking the essentials for a minimum standard of living. They are lacking in the sources of income, they are lacking in the essentials फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो, पॉवर्टी का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कम्युनिटी, अगर वो वंचित रह जाते हैं, इफ़ दे या फिर उनके पास कमी होती है, दे आर एक्चुअली लेकिंग ऑफ व्हाट, द सोर्सेज ऑफ इनकम, उनके पास जो है वो सोर्सेज ऑफ इनकम की कमी होती है। सोर्सेज ऑफ इनकम का मतलब कि उनके पास जो है ऐसे सोर्सेज नहीं होते हैं या फिर बहुत ही कम होते हैं कि वो जो है इनकम आ सके, उनके पास जो है पैसे आ सके, वो सोर्सेज उनके पास नहीं होते हैं। या तो फिर उनके पास जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर हमने आगे के जो चैप्टर्स हैं 15 चैप्टर में, चैप्टर नंबर 15 में हमने डिस्कस कर लिया था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंक्लूड हो जाती है। देखो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है कि हमें जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, फूड है, शेल्टर है, क्लोथ्स है, देन प्योर ड्रिंकिंग वाटर है, राइट, एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटी है ना, तो ये है प्राइमरी जो है ज़रूरत है। और ये प्राइमरी एसेंशियल्स अगर कोई भी पर्सन, कोई भी फैमिली, ठीक है, वो अपने लिए एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉवर्टी, और ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, पुअर। इस कंडीशन को हम पॉवर्टी कहेंगे और ऐसे लोगों को हम कहेंगे पुअर, ठीक है। तो देखो, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ सेटिस्फाइंग देयर बेसिक एंड द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ सच एज फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। बेटा, बहुत ही लार्ज नंबर के अंदर जो लोग होते हैं ना, उनको डिप्राइव होना पड़ता है, उनको वंचित रहना पड़ता है, ठीक है, उनको ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। कौन सी चीज़ें? बेसिक एंड एसेंशियल चीज़ें,
ठीक है, जिसके अंदर और ये सब चीज़ें ना हमारी लाइफ के लिए वो ज़रूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए वो ज़रूरी है। फूड के बिना हम नहीं रह सकते हैं, क्लोथ्स के बिना, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। और इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी कहेंगे, या फिर और हाँ, और ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, पुअर कहेंगे। तो पीपल हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड बेसिक एंड प्राइमरी essentials for themselves and for their families, these are the people who are called the poor. And this poor living in a condition and in a situation is known as poverty. लोग के जो अपनी प्राइमरी और बेसिक एसेंशियल्स को पूरा नहीं कर सकते हैं, वो लोगों को हम क्या कहेंगे, पुअर कहेंगे। और वो जिस कंडीशन में रह रहे हैं ना, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉवर्टी कहते हैं। तो पॉवर्टी की डेफिनेशन आप अपनी तरीके से लिख सकते हो। यू आर फ्री टू राइट योर ओन डेफिनेशन, यू आर फ्री टू मेक योर ओन डेफिनेशन, राइट। तो सिंपल शब्दों में अगर ऐसा कहें कि पॉवर्टी इज़ अ कंडीशन इन विच पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड बेसिक एंड प्राइमरी एसेंशियल्स सच एज फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, एजुकेशन, है ना, देन प्योर ड्रिंकिंग वाटर एंड हेल्थ सर्विसेज एंड सो ऑन, right? So if they are not able to afford all these things, and if they would have to remain deprived from all this, they are known as poor, and in which they are the condition in which they are living is called the poverty, ठीक है। तो ये हमारी poverty की definition। अच्छा, अभी थोड़े figures की हम बात कर लें तो आज इंडिया के अंदर अगर हम बात करें ना, तो 73 मिलियन people living in the extreme poverty in India। 73 million people, they are living in a extreme poverty situation, and you must be like very much aware regarding this figure. This is such a huge figure, right? And you would even agree on this कि ये जो है वो बहुत ही very very large figure this is, ठीक है। And in 2015 more than 736 million people they lived below poverty line in the world। दुनिया के अंदर हम बात करें तो, और ये जो डेटा है ना वो यूएन से लिया गया है, ठीक है। 2015 के अंदर जब यूएन ने डेटा लिया ना, तो उसमें क्या था, 736 मिलियन पीपल दे लिव्ड बिलो पॉवर्टी लाइन। अब देखो, यूएन ने और वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले लोगों के लिए क्या पैरामीटर्स बनाए हैं, या फिर कब हम किसी भी पर्सन को बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर हम रख सकते हैं। तो इफ़ एनी फैमिली टोटल इनकम, हम कह सकते हैं टोटल इनकम यानी कि पर डे इनकम इज़ लेस देन $1.9 पर डे, ठीक है। अगर किसी भी फैमिली की, ठीक है, जो पर डे की जो इनकम है अगर $1.9 से अगर कम है, ठीक है, तो उस फैमिली को हम बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर हम उसको डाल सकते हैं, उस फैमिली को, ठीक है। और इंडिया में भी यही पैरामीटर जो है वो चल रहा है, राइट। और हम कह सकते हैं कि भाई ये फिगर को हम अगर मल्टीप्लाई करें, इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस फिगर बाय 30, यानी कि अगर पर मंथ कि अगर हम उसको कैलकुलेट करें एक फैमिली की इनकम, तो वो नियरली अराउंड 4050 रुपीज़ होती है, ठीक है। और ये जो है वो रूरल एरिया के लिए वैलिड है। दिस इज़ फॉर रूरल एरियाज़, नॉट फॉर द अर्बन एरियाज़। अर्बन एरिया के लिए ये फिगर थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि एज़ कंपेयर टू द रूरल अर्बन एरिया, इन रूरल एरियाज़ पीपल डू नॉट हैव मच जॉब अपॉर्चुनिटीज़। लोगों के पास जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम जो है लोगों का, क्या सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, लोगों के पास काम नहीं होता है, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई दिस फिगर हैज़ बीन केप्ट वेरी लो एज़ कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज़, राइट। तो जिस किसी फैमिली की मंथली इनकम अगर 4050
से कम है उस फैमिली को हम बिलो पॉवर्टी लाइन में कंसिडर करेंगे। ये डेटा जो है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऐसे लोगों के कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। हम देखो, वैसे तो हमें उस फैमिली की जो इनकम है ना, टोटल इनकम, अच्छा बेटा यहाँ पे मैं जो फैमिली बोल रहा हूँ ना, तो फैमिली का क्या मतलब होता है यहाँ पे, तो हमें समझना है कि उस फैमिली के अंदर हमें टोटल मेंबर्स कितने काउंट करने हैं, 5 मेंबर्स। जब देखो इस पूरे चैप्टर के अंदर जब हम बात करेंगे कि बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाली फैमिली, तो उस फैमिली के अंदर टोटल हमें 5 मेंबर को काउंट करना है। मतलब हमें एक एज्यूम कर लेना है कि उस फैमिली में हमें 5 मेंबर को काउंट करना है। यानी अगर हम ऐसा कहें कि किसी फैमिली की जो इनकम है वो 5000 है फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एन इंस्टेंस, तो उस 5000 को हमें डिवाइड करना है 5 से, तो 1000 पर पर्सन, है ना। ये अमाउंट जो है वो सब में शेयर होगी, ऐसा हमें समझना है, राइट। तो देखो, अब ऐसी फैमिलीज़ जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहती है, तो उनके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, या फिर कौन सी चीज़ें जो है वो हमें उनमें कॉमन दिखाई देगी, ठीक है। तो हमें उसको ऐसे पहचानना है कि पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू गेट 2 मील्स अ डे। देखो, पीपल हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, इन दिस फैमिलीज all the persons they are actually not able to get 2 times meal in a day, यानी कि वो 2 वक्त का खाना भी अपने लिए नहीं जुटा पाते। ऐसे लोगों को हम बिलो पॉवर्टी लाइन में कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये हम पहचान सकते हैं कि अगर मान लो कि कोई भी पर्सन, ठीक है, वो अपने घर के लिए या फिर अपने लिए 2 वक्त की रोटी जो है वो नहीं जुटा पाता, है ना, तो ऐसे लोगों को हम बिलो पॉवर्टी लाइन में इंक्लूड करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको आगे बताया कि इंडिया के अंदर ऐसे लोग, एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहने वाले लोग जो है वो कितने हैं, 73 मिलियन पीपल, है ना। तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी अलार्मिंग फिगर, वी मस्ट से इट इज़ अ वेरी अलार्मिंग फिगर। वैसे तो हम कह सकते हैं कि इंडिया हैज़ बीन एक्चुअली कंसिडरिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड इवन इन एशिया ऑल्सो। लेकिन एक डार्क साइड भी है कि जिसमें पॉवर्टी जो है वो बढ़ी है इंडिया में एज़ कम्पेयर टू रिडक्शन, और सॉरी लाइक रिडक्शन होने की जगह पर इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गेटिंग रिडक्शन देयर इज एन इंक्रीमेंट सीन इन द पॉवर्टी। अनडाउटेडली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, है ना, दैट हैज़ इंक्रीज्ड, वो अनडाउटेडली सुधरा है, लेकिन साथ में पॉवर्टी का जो रेशियो है वो भी बढ़ा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो साथ में उसका जो बैलेंस है वो भी जो है बिगड़ जाता है, राइट। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। इस चैप्टर में हम बहुत से और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि भाई पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइस राइज को कैसे करता है, किस तरह से पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन है वो इन दोनों पर इफ़ेक्ट करता है, राइट। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ फार एज कॉमर्स स्ट्रीम इज़ कंसर्न। सो प्लीज़ फोकस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट, है ना, वेरी प्रोफाउंडली। सो दिस वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स इन योर कॉमर्स स्ट्रीम। तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट था वो हमने क्या देखा था कि ऐसे लोग कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू अरेंज 2 times मील, ठीक है, इन अ डे, राइट। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि पर्सन हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन दे आर नॉट एबल टू अरेंज और गेट 2 times मील इन अ डे। सेकंड क्या आता है, पीपल सफ़र फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्वेलिंग प्लेस। देखो, ऐसे लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, तो दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू मेक देमसेल्फ अवेलेबल ऑफ द ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब क्या होता है, रहने की जगह। उनके पास जो है वो रहने की जगह
नहीं होती है ना। तो दे आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्वेलिंग प्लेस, है ना, अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्वेलिंग प्लेस, राइट। तो दे डू नॉट हैव प्रॉपर शेल्टर, ऐसा भी हम कह सकते हैं, दे डू नॉट हैव प्रॉपर शेल्टर, राइट। और थर्ड है दे आर फोर्स्ड टू लिव इन अ शैबी और स्लम एरियाज, और वो शैबी और स्लम एरियाज में रहने के लिए मजबूर हैं, वो मजबूर हैं, उनको रहना पड़ता है। शैबी यानी कि बहुत ज़्यादा डर्टी, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अनसैनिटाइज्ड एरिया और वेरी फिल्थी एरिया, वेरी शैबी एरिया, बहुत ज़्यादा गंदा और बिल्कुल रहने के लायक नहीं है ऐसा, ठीक है। ऐसे एरियाज़ में रहने के लिए वो मजबूर हैं, राइट। ऐसे लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं वो, देयर इनकम इज़ लेस देन डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड इनकम। अब देखो उनकी जो इनकम है ना वो भी बहुत क्या है, बहुत ही लो होती है, लेस देन द डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड इनकम, यानी कि जितनी इनकम उनकी होनी चाहिए उससे कई गुना कम उनकी इनकम होती है, ठीक है। अब देखो जितनी इनकम होनी चाहिए उसका क्या मतलब होता है कि खाना, फूड ऑफ 2 times, राइट, क्लोथ्स, देन लाइक चलो शेल्टर तो क्या है, एक बार बन गया तो फिर वो बार बार उसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो फूड है, क्लोथ्स है ना, एंड ड्रिंकिंग वाटर है और हेल्थ फैसिलिटी है, राइट। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए और ये सब चीज़ें अफोर्ड कर पाएँ इतना उनके पास पैसा होना चाहिए, और वो उनके पास नहीं होता है क्योंकि उनके पास क्या है, दे हैव वेरी लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम। ये भी हम डाल सकते हैं कि पीपल हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन दे हैव वेरी लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, वो पॉइंट भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। देन देयर लाइफ स्पैन इज़ लेस देन नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी उनका जो लाइफ स्पैन होता है ना, तो वो भी नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी से बहुत कम होता है, राइट। अब देखो नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसका क्या मतलब होता है, तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें हमारे इंडिया की तो नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ अबाउट 72 years। क्या मतलब होता है उसका ये मतलब होता है कि नॉर्मली 72 years तक कि कोई बंदा जिंदा रहता है, ठीक है। तो उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वो भी बहुत ही लो होती है ऐसे लोगों की। क्यों लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो होती है, उसका क्या मतलब होता है, लोग मर जाते हैं जल्दी। क्यों मर जाते हैं, बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन दे आर सफरिंग, ठीक है, बिकॉज दे आर एक्चुअली लेकिंग इन द प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़, उनके पास प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी होती है। और अगर मान लो कि कोई बीमारी हो भी जाती है, उनको कोई ऑर्डिनरी बीमारी हो जाती है, तो उस ऑर्डिनरी बीमारी से भी जो है उनको छुटकारा दिला पाए ऐसी प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी उनके पास अवेलेबल नहीं होती है। तो दैट इज़ वाई दिस लीड टू द डेथ, दिस थिंग लीड टू देयर डेथ, एंड दैट इज़ वाई दे डाई, राइट। इसीलिए उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ही लो होती है एज़ कम्पेयर टू द नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। और जनरली दे आर इलिटरेट, ऑब्वियसली वो कैसे होते हैं, इलिटरेट होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और वो पढ़े लिखे ना होने की वजह से उनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो भी बहुत ही लो होता है, ठीक है। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं ना वो लोग जानते हैं कि अगर उनके पास काम नहीं है तो गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या क्या कुछ जो है सोर्सेज बनाए हैं कि वो अपनी इनकम को बढ़ा सके। उनके पास अवेयरनेस नहीं होती है। तो इलिटरेसी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी के क्या क्या रीज़न हैं वो हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि पॉवर्टी में अगर कोई बंदा रहता है या फिर कोई फैमिली रहती है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वो लोग नॉर्मली इलिटरेट होते हैं, ठीक है। देन वेरी ऑफ्टन दे सफ़र फ्रॉम वेरियस डिजीजेज ड्यू टू लेक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू। ऐसे लोग जो
नॉर्मली बहुत सारी उनको बीमारियां लग जाती हैं। क्यों बीमारी लग जाती है? बिकॉज ऑफ लेक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। उनके पास जो है न्यूट्रिशियस फूड, अच्छा खाना नहीं होता है, इसकी वजह से जो है बहुत सारी बीमारियां उनको लग जाती है। एंड children who have taken up the responsibility of looking after the family at the very early age when they are supposed to study, और वो बच्चे जो जिनको पढ़ाई करनी चाहिए, they are supposed to study at their very early age, तो उन लोगों को, उन बच्चों को अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखने के लिए जो है घर पे रुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बुरी होती है, ठीक है, और फैमिली की साइज़ भी इतनी बड़ी होती है ना। ऐसे नॉर्मली है ना, आप देखना कि ऐसी फैमिली जो बिलो पॉवर्टी लाइन में होती है ना, तो द साइज ऑफ द फैमिली इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज बिकॉज ऑफ द इलिटरेसी इज़ ऑल्सो द रीज़न फॉर मैनी अदर प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। और ये इलिटरेसी जो है वो फैमिली के साइज़ बढ़ा देता है, और ये फैमिली साइज़ जो है फिर क्या होता है उसमें कि सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बहुत ही लिमिटेड होता है गांव के अंदर। और ये सोर्स ऑफ इनकम अगर बहुत कम होने की वजह से क्या है कि घर में जो फादर और मदर दोनों होते हैं ना, तो दोनों को काम करने के लिए जाना पड़ता है। और अब छोटे भाई बहन हैं, तो छोटे भाई बहन जो है तो दे हैव टू स्टे एट होम टू लुक आफ्टर देयर सिबलिंग्स और देयर स्मॉल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और उसमें नॉर्मली क्या होता है कि गर्ल चिल्ड्रन they normally would have to stay at home to look after their small brothers and sisters, है ना। they remain deprived from education normally in this in the worst case scenario हम कह सकते हैं, ठीक है। तो डेथ रेट इज़ ऑल्सो वेरी हाई ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। तो देखो माल न्यूट्रिशन जो है तो उसमें क्या क्या चीज़ होती है, एक तो डेथ रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, ऐसी फैमिली के अंदर, और बीमार भी ज़्यादा होते हैं। वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस आर ऑल्सो देयर ड्यू टू लेक ऑफ न्यूट्रिशन। तो 2 पॉइंट्स तो उसी में हो गए। फिर एक पॉइंट जो है वो लिटरेसी वाला ले आने का, इलिटरेट वाला, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। उसके बाद उनकी इनकम जो है वो कम होती है। उसके बाद एक रेसिडेंस वाला ले आने का कि भाई दे एक्चुअली हैव टू लिव इन अ वेरी शैबी एरिया, है ना, एंड दे आर एक्चुअली सपोज टू और दे आर फोर्स टू लिव इन अ वेरी स्लम एरियाज और इन अ वेरी शैबी एरियाज, एंड पीपल सफ़र फ्रॉम द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्वेलिंग प्लेस, राइट। एंड तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अब उसमें आपको और कोई पॉइंट्स अगर ऐड करने हैं तो यू आर फ्री टू डू दैट, ठीक है। तो समझ लो कि गरीब, पुअर, और पॉवर्टी को हम अपने आसपास भी ऑब्जर्व करते हैं, तो जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसको हमें लिखना है, ठीक है। तो अब देखो अभी हमारी गवर्नमेंट जो है, तो गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट डाले हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो गवर्नमेंट हैज़ एक्चुअली मेड मैनी एफर्ट्स। उसमें सबसे पहला एफर्ट है कि इनकम ऑफ द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज़ वेरी वेरी लेस इन सिटीज़ एज वेल एज इन विलेजेस। अब आगे इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले जो लोग हैं ना, तो उनके नंबर्स कहाँ पे ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली पीपल लिविंग इन अ बिलो पॉवर्टी लाइन they are actually seen in a very huge proportion in the rural areas as compared to the urban areas. तो देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है ऐसे लोगों की इनकम को इम्प्रूव करने के लिए। तो सच फैमिलीज आर एक्चुअली कॉल्ड अंत्योदया फैमिली और फैमिलीज बिलो लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अंत्योदया फैमिली, ऐसी फैमिली को अंत्योदया फैमिली के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, और उनको जो है बीपीएल जो कार्ड है, राशन कार्ड्स, तो ये राशन कार्ड जो है वो भी उनको दिए जाते हैं, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग आउट सच फैमिलीज गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ऑलरेडी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी शुरू किया है फेयर प्राइस शॉप के थ्रू। फेयर प्राइस शॉप, या तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो उसके तहत क्या होता है कि एवरी मंथ दे एक्चुअली गेट डिफरेंट food grains such as rice, wheat, sugar, oil, salt and kerosene etc. at very very nominal price or at free of cost, ठीक है, they are given, and it has tried to raise their living standard।
और इस तरह से इनके लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी वॉज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय डायरेक्टर ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस कंसेप्ट को प्रोपाउंड किया था सबसे पहली बार। और इस पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए, है ना, लाइन सर्टेन लाइक फैक्टर्स लाइक कंसीडर, देखो कई फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, कई फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है पॉवर्टी को कंसीडर करने के लिए, या फिर ऐसे लोग जो पॉवर्टी में आते हैं और उनको गिना जाता है, तो उनके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हमने ऑलरेडी देख लिए। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? फूड, क्लोथिंग, एकोमोडेशन का मतलब क्या है? वही ड्वेलिंग, यानी उनका रहना, कि वो कौन सी जगह पर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, है ना, कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द एकोमोडेशन। एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एंड इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, यानी वहाँ पे साफ सफाई का क्या जो है मामला है। जैसे कि स्लम एरिया है, स्लम एरियाज के अंदर सैनिटेशन इज सीन इन अ वेरी वर्स्ट कंडीशन, ऑलराइट। देन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ एंड इनकम एज वेल एज द इनटेक ऑफ द कैलोरीज, यानी कितनी मात्रा में जो है कैलोरीज या फिर न्यूट्रिशियस फूड लोग लेते हैं, ये सब कैटेगरी है। और ये कैटेगरी, ये पैरामीटर्स जो है उससे चेक किया जाता है कि कोई पर्सन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में, या फिर कोई फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन में रहती है या नहीं है। तो अब उसके जो मेजरमेंट है ऑफ मेजरिंग द पॉवर्टी वी विल सी इन अवर नेक्स्ट कमिंग वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, keep showering your love on my channel, and give your like and press the notification button so that you will get the instant notification as soon as I upload my new video. Thank you very much.